क्या बोलते बच्चा लोग, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का नेक्स्ट साइंस का पेपर है, तो आप लोग सब टेंशन में होंगे, सोच रहे होंगे कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, आखिरी मोमेंट पे क्या क्या रिवाइज करें। तो पारंगत है आप लोगों के साथ, और पारंगत आपके लिए लेके आया है बेस्ट 50 क्वेश्चंस जो आई थिंक आप सभी को एग्जाम में जाने के पहले रिवाइज करके जाना चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्रू गो थ्रू कर लेंगे। ओके, तो अपन शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशीष पालीवाल और पारंगत एजुकेशंस का डायरेक्टर एपी सर के नाम से मुझे लोग जानते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिक्स फर्स्ट। इसके बाद आपको कंटिन्यूएशन में वीडियोस में केमिस्ट्री और बायो के भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं, वहां से आप लोग केमिस्ट्री और बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैं पूरा फिजिक्स का पोर्शन जो कवर कर सकता हूँ मैक्सिमम आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं अपन लोग। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस। तो सबसे पहले समझिए चैप्टर कौन से चैप्टर का सवाल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये है लाइट चैप्टर का सवाल। लाइट चैप्टर से क्वेश्चन आया है, ठीक है सर। लाइट चैप्टर में हमें क्या क्या करना चाहिए, तो एक ब्रीफ में मैं आपको लाइट चैप्टर के इंपॉर्टेंट भी बता देता हूँ। तो भाई बहनों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी बुक में टेबल दिया हुआ है। मैं भी आगे के क्वेश्चन में आपको इमेज फॉर्मेशन का एक टेबल दिखाऊंगा, वो टेबल आपको सबको याद होना चाहिए। इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, कैसे रखो, इमेज कैसी बनती है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल या दो सवाल उससे आने के चांसेस रहते हैं, हर साल आता है सीबीएसई बोर्ड में। दूसरा क्या है सर, दूसरा है आपको मिरर फॉर्मूला, जो कि आप सभी जानते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। और एक और क्या रहता है बेटा इसके साथ ही, लेंस फॉर्मूला भी रहता है सर। लेंस फॉर्मूला भी है सर। तो लेंस फॉर्मूला में अगर आप देखेंगे तो क्या चेंज हो जाता है, 1/v - 1/u = 1/f, ये होता है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको v का मतलब क्या है, u का मतलब क्या है, f का मतलब क्या, सभी जानते हैं। f होता है फोकल लेंथ, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस। ओके, तो अपन चेक करते हैं कि क्या इस क्वेश्चन से यहाँ पर कुछ लगने वाला है, क्या इस इंपॉर्टेंट से इस क्वेश्चन में कुछ लगने वाला है। बिल्कुल लगने वाला है। आप देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉनकेव लेंस। क्या दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, पूरा डेटा इसका लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस। यानी ये 30 सेंटीमीटर क्या दिया है बेटा, ये u दिया है। क्या दिया, u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे दी, u = 30 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर। कई बच्चे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, गलत आंसर निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है कि u के सामने माइनस लगाना पड़ेगा। तो एक और ट्रिक क्या है, u ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है क्या सबको। तो u हमेशा नेगेटिव होता है। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो u पॉजिटिव भी हो सकता है, पर आज के लिए, अभी के लिए 10th क्लास के लिए अपना u तो हमेशा नेगेटिव है, बराबर है। तो u की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, -30 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद आप देख रहे हैं कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अरे वाह, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिया है सर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बच्चे बोलेंगे सर को u पता चल गया, f पता चल गया, फटाक से वैल्यू डालो, आंसर निकालो। फिर से क्या होगा, फिर से गलत हो जाएगा। क्यों, एक और ट्रिक, कॉनकेव लेंस या और मिरर, कॉनकेव चाहे लेंस हो या मिरर हो बच्चों, कॉनकेव चाहे लेंस हो या मिरर हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, ऑलवेज नेगेटिव। याद रख लो, कॉनकेव का फोकल लेंथ चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, वो नेगेटिव ही रहेगा, वो नेगेटिव ही रहेगा। क्लियर है क्या सबको। तो यहां भी माइनस लगाना पड़ेगा। अब हो गया मेरा काम। क्या पूछा है, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, यानी आपको पोजीशन निकालनी है। पोजीशन अभी बताया था क्या होता है, आपको चाहिए v। क्या चाहिए, v चाहिए। और क्या चाहिए बेटा, और चाहिए आपको नेचर। नेचर यानी कैसी बनेगी इमेज, रियल इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल डायरेक्ट बनेगी, वो देख लेंगे हम। और साइज, साइज मतलब इमेज का साइज क्या होगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं लेंस है, तो मैं लेंस का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो 1/v - 1/u = 1/f। So let's put the value
तो 1/v इक्वल्स टू 1/f, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/u। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए पुट करते हैं वैल्यू। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू क्या डालनी बेटा? -15 प्लस 1/-u क्या होगा बेटा? -30। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। बोलिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा सर। ये माइनस को ऊपर लेना, सामने लेना तो पड़ेगा। 15 to the 30 तो ये होगा -2 -30 1 30। सही है क्या? ये आ गया आपका 1/v इक्वल्स टू -3/30। क्या कोई दिक्कत है किसी को? तो v की वैल्यू बेटा आ जाएगी यहाँ से। अगर आप यहाँ से इसको काटे तो ये आता है -1/10 आ रहा है क्या? -1/10 आ गया। तो बेटा v की वैल्यू रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो बेटा v की वैल्यू आ जाएगी आपकी -10 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया? मुझे यहाँ पर क्या मिल गया? मुझे यहाँ पर v की वैल्यू मिल गई। v की वैल्यू क्या मिल गई बेटा? -10 सेंटीमीटर v की वैल्यू मिल गई। बराबर है? अब देखिए, अब सुनिए एक और बात सुनिए। ठीक है भाई, अपने को पोजीशन तो मिल गई कि इमेज कहाँ बन रही है। -10 का मतलब क्या होता है? -10 का मतलब क्या होता है? यहाँ से पता चलेगा कि इमेज का नेचर कैसा है। हाँ बेटा, तो अपने को दिख रहा है कि v की वैल्यू आई है अपनी -10 सेंटीमीटर। चेक करिए कौन सा लेंस है बेटा? ये कॉन्केव लेंस है। अगर ये कॉन्केव लेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इमेज बन रही है -10 का मतलब है ये सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे बन रही है। सेम साइज बन रही है मतलब ये इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऐसी बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। चलिए अब मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ। यहाँ पर एक ट्रिक क्या है, सुनिए। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि u ऑलवेज नेगेटिव है, बराबर है। यहाँ मैंने आपको बताया u ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो अपन लोग देखेंगे कि अगर u ऑलवेज नेगेटिव है तो v के बारे में सर आपका क्या कहना है? तो सुनिए बेटा, v के बारे में ये कहना है, अगर मैं बात करता हूँ पहले मिरर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? मिरर की। तो बेटा इमेज कैसी बनती है? या तो रियल और इन्वर्टेड बनती है, बराबर है, या फिर कैसी बनती है? वर्चुअल इरेक्ट बनती है। तो याद रखिएगा, मिरर में अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है तो भाइयों बहनों, मिरर में अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है तो v होगा नेगेटिव, और वर्चुअल इरेक्ट बन रही है मिरर में तो v होगा पॉजिटिव। सही है क्या? अच्छा, अब मैं बात करूंगा लेंस की। लेंस में क्या होता है बेटा? लेंस में सेम चीज उल्टी हो जाती है। सेम चीज उल्टी क्या हो जाती है? अगर लेंस में इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है तो v होगा पॉजिटिव, और वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है तो v होगा नेगेटिव। ये आपको छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी वहां पर नेचर ऑफ इमेज निकालने के लिए। तो आप चेक करिए आपका कौन सा केस है। आपका केस है भैया लेंस का। क्या केस है आपका? कॉन्केव लेंस का, बराबर है। इमेज कैसी बनी है? नेगेटिव, यानी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। अब कॉमन सेंस से बताइए मुझे कि कॉन्केव लेंस में तो वैसे भी इमेज वर्चुअल इरेक्ट ही बनती है हमेशा, ऑलवेज। तो कॉन्केव लेंस में तो वर्चुअल इरेक्ट ही बनने वाली है। चलिए अब इसमें एक चीज और पूछिए। क्या पूछिए? साइज ऑफ द इमेज। बेटा साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए अपने को पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन क्या होता है। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन? अगर आप देखेंगे तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका h'/h और v/u। ये फॉर्मूला सभी लोगों ने अपने अपने क्लासेस में अपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, h'/h और v/u। अब देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर अपने को h' और h मतलब h नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिया हुआ है। तो अपने को ऑब्वियस है कि मैग्निफिकेशन का आंसर v/u के टर्म्स में निकालना है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैं आपको ब्रीफ में जो चीजें आ रही है बताता जाऊंगा। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या कितनी छोटी हुई है। इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी बड़ी या कितनी छोटी हुई है। अब चलिए इसका भी कोई ट्रिक है क्या सर? बिल्कुल ट्रिक है। मैग्निफिकेशन के बारे में बता देते चलिए आपको। बेटा मैग्निफिकेशन, पहली बात तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो भाइयों बहनों हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। ये भी एक बात याद रखने की। बेटा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल अगर जिस चीज को समझ जाएगा उसको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। अच्छा और कुछ देखिए बेटा, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है न्यूमेरिकली मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ये न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं, पर नंबर की बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकली अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इमेज बनती है एनलार्ज। इसको बोलते हैं एनलार्ज, बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी, एनलार्ज्ड इमेज। अच्छा मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 आ रहा है तो इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज बनना। इमेज बनती है डिमिनिश्ड। समझ में आएगा बच्चों? ये भी अपन लिखेंगे अभी। और अगर m इक्वल्स टू 1 है तो भाइयों बहनों यहां पर बोलते हैं अपन सेम साइज की इमेज। क्या बोलते हैं?
सेम साइज की इमेज। सही है क्या? सही है क्या? चले आगे, चले आगे। चलिए अब चेक करते हैं, उसमें मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं फॉर्मूले में। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू डालो v अपॉन यू। v कितना है आपका? v कितना है बेटा? सर v माइनस 10 है सर। ठीक है। और u कितना है बच्चों? u कितना है बच्चों? u है बेटा अपना -30। तो बेटा ये आंसर कितना आ रहा है? ये आ रहा है आंसर 1/3। 1/3 मतलब 0.33। अब मैं चेक करता हूं कि मैंने जो टेबल दिया वो सही है कि नहीं। 0.33 यानी 1 से छोटी है वैल्यू, तो डिमिनिश्ड इमेज बननी चाहिए। बहुत बढ़िया। और पॉजिटिव है ये वैल्यू, तो वर्चुअल इरेक्ट बननी चाहिए। आप चेक कर सकते हो क्या ये चीज मैंने आपको बताई थी? बिल्कुल बताई थी, 2 मिनट पहले बताई थी। देखिए अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट यानी वेरीफाई हो गया, यानी वेरीफाई हो गया। अच्छा, और वैल्यू क्या है? 0.33 यानी 1 से छोटी है न्यूमेरिकली, 1 से छोटी है न्यूमेरिकली, तो इमेज कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड। क्या सबको ये बातें समझ में आ गई? क्या सबको ये बातें समझ में आ गई? चलिए ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन ह्यूमन आई से आया है, मैं इसको बाद में लेता हूं। हाँ, इस पे आते हैं। ये वापस से लाइट का ही क्वेश्चन आ चुका है अपना। देखिए क्या सवाल है, क्या सवाल है, चेक करते हैं। ये बोल रहा है इफ द इमेज फॉर्म, देखिए यहाँ पर मैंने आपको मिरर के लिए ये टेबल भी दिया हुआ है साइड में, ठीक है। अपन रेफरेंस ले लेंगे यहाँ टेबल से। क्या दिया हुआ है इसमें? दिया हुआ है सर, इसमें दिया हुआ है क्या बोला है? इफ द इमेज फॉर्म बाय अ मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको मालूम है ना इमेज कैसे बनती है? अपन ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने 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 रखते चले जाते हैं और उसकी इमेज देखते 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 चले जाते हैं। अच्छा, क्या बोला है? इफ द इमेज फॉर्म बाय अ मिरर फॉर ऑल पोजीशन, यानी आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, ऐसा बोल रहा है, कहीं भी रखो। प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट ऑलवेज डिमिनिश्ड, ओह, इरेक्ट एंड वर्चुअल। अच्छा, तो मिरर के सामने मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा, मिरर के सामने मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा, तो भी मेरी इमेज कैसी बन रही है? कैसी बन रही है बोलो? ऑलवेज डिमिनिश्ड, छोटी, इरेक्ट और वर्चुअल। तो स्टेट द टाइप ऑफ मिरर, कौन सा मिरर है ये, ऐसा बोला उन्होंने, बता दो। एंड ऑल्सो ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। ओह ठीक है भैया, कर देंगे। और क्या बोला है? वेयर एंड व्हाई डू वी जनरली यूज दिस टाइप ऑफ मिरर। देखो भैया, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए उसने, चेक कर लो। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए उसने। कैसे कैसे चेक करते हैं क्या क्या पूछ लिया उसने? उसने पूछ लिया बेटा मेरे को, एक तो पूछ लिया बता दो भैया टाइप ऑफ मिरर क्या है, ये पहला क्वेश्चन। उसके बाद उसने बोला रे डायग्राम बना दो, दूसरा क्वेश्चन। और उसके बाद उसने बोला यूज भी बता दो, तीसरा क्वेश्चन। बराबर है क्या? बराबर है क्या? चलिए कर देते हैं फटाफट। सबसे पहले देखिए, ऐसा कौन सा मिरर है जो हमेशा छोटी इमेज देता है और वर्चुअल इरेक्ट देता है? ऐसा कौन सा मिरर है जो हमेशा छोटी इमेज देता है और वर्चुअल देता है? आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। क्या आंसर है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। चेक करेंगे, चेक करेंगे, चेक करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा करता है, चेक करो। देखो कॉन्वेक्स मिरर का मैंने आपको यहाँ पर टेबल दिया, चेक करो। ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है इंफिनिटी पे, इमेज बनी फोकस पे और हाईली डिमिनिश्ड, छोटी बनी कि नहीं बनी? आगे चेक करो टेबल में क्या बोला है? वर्चुअल इरेक्ट। ओहो हो, वर्चुअल इरेक्ट बनी। अरे वाह, एक और चेक करते हैं। कहीं भी बिटवीन एफ एंड पोल, कहीं भी पोल और इंफिनिटी के बीच कहीं भी रख लो, अगेन डिमिनिश्ड। ओहो, मैच हो गया, वर्चुअल इरेक्ट मैच हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यानी आंसर क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, इसका जो मैंने पहले लिखा है, इसका आंसर आने वाला है, ए का फर्स्ट आंसर आने वाला है कॉन्वेक्स मिरर। लिख दो सर। सर हम जानते हैं सर, हम लोग होशियार हैं, पढ़ाई किए साल भर। कॉन्वेक्स मिरर, वेरी गुड। अब चेक कर सकते हो टेबल से, दोनों केसेस में डिमिनिश्ड, दोनों नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए। अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने, मैं भी डायग्राम बना के दिखाता हूँ, अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, बात समझ में आ रही है? कहीं भी रखो, आपको कैसी इमेज देगा? वो डिमिनिश्ड देगा, वर्चुअल इरेक्ट देगा। बराबर है? चलिए दूसरा केस क्या बोला है? सर डायग्राम बना दो। चलिए डायग्राम बना देते, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक डॉटेड लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ले लिया डॉटेड लाइन, चलो ये आपका मैंने बना दिया। ये मैंने बना दिया आपका, क्या हो रहा है इसको, ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस बना दिया मैंने, ठीक है। बन गया प्रिंसिपल एक्सेस, बन गया, ठीक है। अब इसमें मैं रख रहा हूँ एक कॉन्वेक्स मिरर, ये रख दिया मैंने कॉन्वेक्स मिरर। कैसा होता है कॉन्वेक्स मिरर? सबको मालूम है, ऐसा दिखता है क्या बच्चों? इज दिस कॉन्वेक्स मिरर? यस और नो? कॉन्वेक्स मिरर ही है ना ये, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका फोकस यहाँ पे ही ले लूँ,
इसका फोकस लेता हूँ यहाँ पे, ये से आपका फोकस हो गया और यहाँ पर आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है बच्चों। अब मैं पहले ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में, पहला केस, इसमें फर्स्ट केस ले रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से रेज लाता हूँ। तो देखिए मैंने इन्फिनिटी से रेज लाया, इन्फिनिटी से रेज लाया। चलिए अब मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग माना जाता है। डाइवर्जिंग यानी जब रेज मिरर से टकराएंगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो दूर दूर जाएगी। अब मुझे आप बताइए क्या इनका कभी फ्यूचर में जाके मिलने का प्लान है क्या? भैया टकराने आफ्टर रिफ्लेक्शन तो दूर दूर जा रही है, तो फ्यूचर में तो कभी मिलेंगे नहीं। तो ऐसे केस को अपन बोलते हैं इनको पास्ट देखो, जो कभी भविष्य में नहीं मिलेंगे उनका कुछ ना कुछ पास्ट रहा होगा। बराबर है क्या? जो कभी भविष्य में नहीं मिलेंगे उनका कुछ ना कुछ पास्ट रहा होगा, तो पास्ट में मिला देते हैं। ए कहाँ मिला? फोकस में। इमेज यहाँ बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पर। देखो भैया इसी को बोलते हैं वर्चुअल इरेक्ट बन जाओ। क्यों वर्चुअल इरेक्ट? क्योंकि एक्चुअल में नहीं मिल रहे, वर्चुअली मिलाए गए, जबरदस्ती मिलाए गए, पास्ट में मिलाए गए, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इरेक्ट इमेज। डिमिनिश्ड है कि नहीं है? डिमिनिश्ड है कि नहीं है? चलो ये केस तो हो गया। एक और केस चाहिए सर जिसमें अपन कहीं भी ओवर रख दूं ऑब्जेक्ट को। चलो यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको, एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पर एक और डायग्राम बना देते हैं। ये लो फिर से ले लो कॉन्वेक्स मिरर, ये छोटू सा कॉन्वेक्स मिरर, चुन्नू सा कॉन्वेक्स मिरर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, क्या करना है? ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ रख दिया। चलिए अब क्या करेंगे? भेजो रेज, चलो दूसरे कलर से ले लेते हैं, चलो व्हाइट कलर से ले लेते हैं। ये एक रह गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकरा के डाइवर्ज हुई। कहाँ से डाइवर्ज होती है आपको मालूम है ना? फोकस से, फोकस से डाइवर्ज होती नजर आती है। अच्छा दूसरी इमेज कहाँ ले लो? इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। दूसरी इमेज को पोल पे टकरा दिया, पोल पे टकराया, इधर गई। बराबर है? पोल का सबको केस मालूम ही है। अब इसको भी देखो, अब ये भी देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन, गाँव वालों, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज गोइंग लाइक दिस, दिस इज गोइंग लाइक दिस। क्या कोई मिलने का प्लान है इनका? कोई प्लान नहीं है। तो क्या कर दूं? फिर से पास्ट में मिला दो। सर आप तो किसी को मिलने नहीं दे रहे, आज किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा, सबको दूर कर दिया जाएगा क्योंकि इनका पास्ट रहा होगा। तो आप देख सकते हो, फिर से देखो, चेक करो, यहाँ पर मैं चेक करवाता हूँ आराम से। ये देखो, ये मेरा है ऑब्जेक्ट और ये मेरी इमेज। फिर से देख सकते हो आप, इमेज जो है छोटी बनी है, डिमिनिश्ड। तो ये मैंने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया। आपको एग्जाम में दोनों डायग्राम बना के आने पड़ेंगे क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर एंड आई हैव जस्टिफाइड बाय यूजिंग रे डायग्राम। ऑल गुड, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, पक्की बात है क्या? चलें आगे बढ़े? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा भी तो बता दो सर। तीसरा क्या? व्हाई डू वी जनरली यूज दिस टाइप ऑफ मिरर? इस टाइप ऑफ मिरर को अपन क्यों यूज करते मतलब कहाँ यूज करते हैं वही बताना है आपको। जनरली अपन इस टाइप के मिरर को यूज करते हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो ये मिरर दो जगह बहुत कॉमनली यूज होता है। एक तो आपने देखा होगा पार्किंग व्यू मिरर रहते हैं, पार्किंग में ये मिरर्स बहुत यूज होते हैं। पार्किंग में मिरर्स यूज होते हैं। आपने कभी मॉल गए होगे तो उनकी पार्किंग में देखा होगा सब रेड कलर का एक मिरर लगा रहता है। तो मोस्टली ये मिरर रहता है इंटरसेक्शन पे। जैसे मान लो यहाँ से एक रोड आ रहा है और यहाँ से एक रोड आ रहा है। अब बेटा यहाँ से आने वाले को इधर से आने वाली गाड़ी दिख रही तो यहाँ पर ना ये लोग यही कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं ऐसा करके। तो यहाँ से आने वाले को इस मिरर में इधर से आने वाले की शेडो दिख जाती है। और एक जगह यूज होता है, और एक जगह यूज होता है। ये यूज होता है बेटा, ये यूज होता है अपना गाड़ियों में एज अ रियर व्यू मिरर। आपने सुना होगा जो गाड़ियों में अपन पीछे देखने के लिए मिरर यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। वो यही कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। ठीक है। अच्छा अब सर आपने यूज बता दिए, वाई पूछ रहा है बेटा। वाई इसलिए कि इनका ब्रॉड एंगल होता है, मतलब इनका जो एरिया ऑफ विजन है या बोल सकते हो आप एरिया ऑफ एक्सपोजर टू लाइट है वो ज्यादा है, तो ज्यादा एरिया की लाइट दिखाते हैं। तो भाइयों बहनों जो गाड़ी चला रहा है वो चाहेगा ना कि मुझे आजू बाजू जितने भी गाड़ियां मेरी तरफ आ रही है पीछे से मुझे दिखाई दे। तो ठीक है, इनका वाइडर व्यू होता है, इसीलिए ये मिरर यूज किए जाते हैं। तो यार लिख देना वाइडर व्यू। क्या सबको क्लियर हो गया ये बात? चलिए ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डिफाइन। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करना है ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। मिरर का ही डिफाइन करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और दूसरा क्या बोला है? फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 24 सेंटीमीटर। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर देके नेचर और फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर देंगे।
पहले तो बताना है, क्या बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर डिफाइन करना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन आर रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर स्फेरिकल मिरर। कर देंगे क्या, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्या होता है स्फेरिकल मिरर, पहले स्फेरिकल मिरर क्या समझिए क्या होता है। बेटा आपको मालूम है स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है। बेटा स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए सबसे पहले लिया जाता है एक ग्लास स्फीयर, ग्लास का स्फीयर लेते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए मैं इसको इस टाइप से दिखा देता हूँ। ये मान लो एक ग्लास का स्फीयर है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का मैंने स्फीयर ले लिया। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का स्फीयर लेने का पता है अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे कट कर लेते हैं, यहाँ से ऐसा कटआउट निकाल लेते हैं। तो ये मैंने पोर्शन से कट करके निकाले, तो सब बाउल जैसा कुछ हाथ में आ जाता है, ऐसा कुछ बाउल जैसा हाथ में आ गया। देखो मैंने यहाँ से काट के निकाल लिया। तो ये क्या है बेटा, ये है ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर, जिसको मैंने यहाँ से कट आउट कर लिया, कटआउट निकाल लिया। तो सब बाउल शेप का कुछ आ जाएगा मेरे हाथ में, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा ये आ गया। ठीक है, ऐसा बाउल जैसा आ गया, ऐसा ऐसा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, ये बाउल करते हैं और फिर यहाँ पॉलिशिंग कर देते हैं। तो इस अगर अंदर में पॉलिशिंग की है तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, और अगर ऐसा किया है, कैसा, ऐसा देखो बाहर के सरफेस पे पॉलिशिंग की है तो ये कॉनकेव मिरर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सवाल क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करो। सर आपको मिरर एक्सप्लेन करना, बिल्कुल मिरर एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे समझोगे। बेटा ये जो आपने स्फीयर लिया था, जिससे आपने मिरर बनाए हैं, उस मिरर का जो रेडियस होता है उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर से आपने मिरर बनाया, उस स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा तो अपन लोग मिरर में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की मार्किंग करते हैं, तो इस वाले में यहाँ पर इस साइड पे करेंगे अपन, ये आर, ये आपका आर बराबर है क्या किसी कुछ कंफ्यूजन है? तो भाइयों बहनों, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कैसे डिफाइन करोगे, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज कट आउट, द मिरर इज मेड, ऐसा आप लिख सकते हो। तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, आप आराम से लिख लेंगे। क्लियर है सबको? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें दो क्वेश्चन है क्या? हाँ, इसमें भी दो ही क्वेश्चन थे, एक ये वाला और दूसरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नेचर, अब सुनो ध्यान से, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। नेचर एंड फोकल लेंथ, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है दूसरे क्वेश्चन में नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिसका के मेरे को आर दिया हुआ है +24 सेंटीमीटर। अरे वाह, अच्छा हो गया, क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आने से अपन क्या करेंगे, अपन रेडियस और फोकल लेंथ में भी रिलेशन देख लेंगे। तो बेटा रिलेशन सुन लो, बेटा एफ होता है r/2, फोकल लेंथ इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेडियस, फोकल लेंथ और इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेडियस। आप सभी ने 100 बार डायग्राम देखे हैं, तो आप देखते होंगे फोकल लेंथ यहाँ कहीं आती है, फोकस यहाँ दिखाते हैं, तो ये आपकी फोकल लेंथ होती है कि नहीं होती है? ये अपन इसको फोकस दिखाते हैं, इसको अपन फोकस दिखाते हैं, ये एफ और ये अपनी फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है रेडियस के आधे पे ये फोकल लेंथ। क्लियर है? अच्छा, और एक बात, तो यहाँ पर निकाल दो, ये हो जाएगा सर +24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। वाह वाह, मजा आ गया, +12। अभी 2 मिनट पहले आपको क्या बताया था मैंने, 2 मिनट पहले क्या बताया था, चलो देख लेते हैं अपन क्या बता के आए तुमको। देखो यहाँ पर कुछ बताया है, देखो क्या लिखा है, फोकल लेंथ नेगेटिव ऑलवेज फॉर कॉनकेव लेंस और मिरर। तो इसका मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होगी, चलिए लिख देते हैं। तो फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, चाहे लेंस हो चाहे मिरर। ओहो वाह वाह, क्या बात है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर। सही है क्या, सही है क्या? चेक करो, चेक करो अपनी फोकल लेंथ कैसी आई है, अपनी फोकल लेंथ आई पॉजिटिव। भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव था, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आई, फोकल लेंथ पॉजिटिव आई, मतलब ये कौन सा मिरर होगा सर? कॉन्वेक्स मिरर। सर सो इजी, ऐसे इजी सवाल आते हैं एग्जाम में। सही है क्या, मजा आ रहा सबको? चलिए ठीक है,
अब चलते, हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, कुछ बचा है इसमें? तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में अपने को बताना था कौन सा मिरर है डिमिनिश्ड इमेज के लिए देता है, वो बता दिया मैंने आपको, रे डायग्राम दिखा दिया आपको मैंने, व्हाई डू वी जनरली यूज दिस टाइप ऑफ मिरर, वो भी बता दिया, वाइडर एंगल भी होता है इसका। अच्छा, दूसरे में क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर दो, वो भी डिफाइन कर लिया अपन ने। उसके बाद अपन को पूछा गया है कौन सा मिरर है, वो भी अपन ने देख लिया। चले आगे बढ़े बच्चा लोग, पक्की बात। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लाइट के करा दो पहले, फिर ह्यूमन आई पे जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस। लेंस की पावर, बिल्कुल लेंस की पावर सबने सुनी भैया, लेंस के पास पावर होती है, क्यों, कैसे पता चला? देखो ऐसे पता चला था, बचपन में मेरा दोस्त था, वो चश्मा लगाता था बहुत मोटा, ऐसा बहुत मोटा चश्मा लगाता था, उसकी आईसाइट काफी वीक थी, तो मुझे बोलता था कि भाई मेरा चश्मा जो है ना, भगवान की कृपा से अपन को कभी चश्मा नहीं लगा, तो अपन अभी तक तो सेफ है। तो अपन कई बार बोलते थे भाई इसका क्या मतलब होता है, तो कई बार बोलता था, बोले मेरे लेंस की पावर बहुत ज्यादा है। तो तब पता चला कि लेंस की होती है पावर, लेंस की क्या होती है, पावर होती है। तो ठीक है बच्चों, तो भाइयों बहनों पावर क्या होती है अपने को वही बताना है। तो सबसे पहले सुनिए पावर होती क्या है। तो पावर का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, सबको पता होगा, सबने पढ़ी होगी। अपन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, जितने सॉल्यूशन में दे सकता हूँ उतने आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो भाइयों बहनों पावर ऑफ लेंस होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अरे फोकल लेंथ तो अभी समझ के आए, फोकल लेंथ तो अभी समझ के आए, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। तो पावर को आप लिखेंगे 1/f, पावर को आप क्या लिखेंगे 1/f, जिसमें f को बेटा मीटर में ले लेना, टाइम में ले लेना मीटर में। अब कोई बच्चा बोले सर मुझे ना डर लगता है, सर मुझे अगर डर लगता है सेंटीमीटर में आ गया तो सर मैं क्या करूंगा? तो मैं बोला अच्छा तेरे लिए मैं सॉल्यूशन निकाल देता हूँ, तू क्या कर ले 100/f कर ले। चल अगर तुझे f सेंटीमीटर में मिल गया तो तू 100/f कर दियो। जम गया क्या? जम गया क्या? ठीक है क्या? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया ना, अगला क्वेश्चन डिफाइन इट्स एसआई यूनिट। यहां पर मैं आपको एक टिप देता हूं फिर से। देखिए बेटा अपने साइंस में आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन आती है, डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स, डिफाइन यूनिट ऑफ वर्क, डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 न्यूटन, इन सब का एक ही मतलब होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगेन आई एम गिविंग यू एश्योरेंस दैट यू विल गेट 1 क्वेश्चन। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप जरूर आके मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में मिलेगा। अब देखिए जरूरी नहीं है वो आपको ऐसा यूनिट ऑफ पावर ही डिफाइन करने बोले, हो सकता है वो आपको पूछ ले डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर की डेफिनेशन लिखना वहां। 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए अगर किसी कंडक्टर से दौड़ता है तो अपन बोलते हैं 1 एम्पियर करंट दौड़ गया। डिफाइन 1 वोल्ट पूछ सकता है, डिफाइन 1 ओम पूछ सकता है, डिफाइन रेजिस्टिविटी 1 ओम मीटर। ये जो क्वेश्चन रहते हैं ना ये बड़े फेवरेट और इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा से। हम लोग भी जब अपने क्लासेस में पेपर लेते हैं तो अपन ये क्वेश्चन जरूर लेते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर कंज्यूम्ड, क्या मतलब है बता दो भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए अपन देखते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो याद रखना मैं आपको एक ही क्वेश्चन से इनकी ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी इसको अपन देंगे #APP का नाम। अभी #APP क्या है मेरी क्लास के बच्चे जानते हैं, इसका मतलब होता है आशीष पालीवाल पंच। आशीष पालीवाल पंच, ये वो छोटी छोटी बातें होती है जो आपके लिए फिजिक्स को आसान बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ सुनो। जब भी सुनना किसी यूनिट की डेफिनीशन आए, जब भी किसी यूनिट की डेफिनीशन आए क्या कर दो, फॉर्मूले में सब कुछ 1 ले लो, 1 ले लो और डिफाइन कर दो। अब चलो यह करके देखते हैं और डिफाइन कर दो। चलो पूरा लिख देता हूँ, डिफाइन कर दो। ठीक है बच्चों, कैसा करेंगे देखिए सुनिए। तो यहां पर कोई करने वाला हूं, क्या लिखा है मैंने, जब भी किसी यूनिट की डेफिनेशन आए, किसकी डेफिनेशन आई है, पावर की। तो क्या करूं, यहां पर फॉर्मूले में F दिख रहा है और पावर। अच्छा पहले पावर की यूनिट होती क्या ये तो बता दूं। सर ये तो आपने बताया नहीं यूनिट क्या होती है। बेटा पावर की यूनिट लिखते हैं अपन डायोप्टर। क्या लिखते हैं, डायोप्टर। थोड़ा हेलीकॉप्टर ऐसा साउंड करता है ये, इसको बोलते हैं SI यूनिट।
तो पावर की ऐसे यूनिट क्या है बेटा, डायोप्टर। तो क्या करने का पता है, सब कुछ 1 1 1 1 कर दो, पावर की जगह लगा दो 1 डायोप्टर 1D इक्वल्स टू 1/1 मीटर। देखो बोला है ना, हैशटैग एपिक में जो बोला है वही करा है मैंने, ठीक है। 1D और 1 मीटर। तो क्या लिखेंगे बोलो, कैसे डिफाइन करेंगे, तो ऐसा बोलेंगे, देखो इफ द फोकल लेंथ, अब डिफाइन करो, उस लेंस की फोकल लेंथ, जिस लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी, उस लेंस की पावर को क्या बोलूंगा मैं, 1 डायोप्टर बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं, 1 डायोप्टर। सुनिए, तो इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1D, focal length of the lens is 1 meter, then its power is said to be 1 diopter। तो अगर किसी लेंथ की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो इसका मतलब उसकी पावर 1 डायोप्टर है, याद रख लेना। तो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है सर। दूसरा क्या बोल रहा है, देखो पावर ऑफ द लेंस इज 5 डायोप्टर, व्हाट इज द नेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। पावर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगी, कॉन्वेक्स लेंस अभी तो बताया, पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब कॉन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब कॉन्वेक्स लेंस। सो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस should an object be placed so as to get the inverted image of the same size। ओ, दो क्वेश्चन मिक्स होके आए बेटा, कर लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले देख लो क्या पूछा उसने बोला है पावर 5 डायोप्टर है, बी उसने बोला है पावर जो है 5 डायोप्टर है, इसकी फोकल लेंथ बता दो। तो पहले फोकल लेंथ निकालो, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू 1/f, तो F इक्वल्स टू 1/p, ठीक है। देखो 1/, यूज कर रहे हो, मीटर में आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा 1/5। 1/5 कितना होता है सभी जानते हैं, 0.2 मीटर होता है, लेकिन मैं इसको सेंटीमीटर में कर लेता हूँ, अच्छा लगता है, तो ये आ गया आपका 20 सेंटीमीटर, और प्लस का ही आएगा आंसर। अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था, क्या बताया था, सर ने बताया था अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, क्या बताया था, अगर फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव है सर, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, ये होगा कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या होगा बेटा, ये होगा आपका कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए ये भी हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ। अगले क्वेश्चन में पूछा है उसने एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस should an object be placed so as to get its inverted image of the same size। अब यहां पर आपको फिर से क्या पता होना चाहिए, इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम। उसने बोला है दूसरे पार्ट में, बी के सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि कहां ऑब्जेक्ट को रखूं, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट, यानी कुल मिला के यू पूछा है यार, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट यानी क्या पूछा है, यू, यू कहां हो, कहां हो, तो उतनी ही दूरी पे, क्या बोला है, इमेज, गेट द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज। तो ऐसा कब होता है बेटा, ऐसा होता है जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, कहां रखा हो ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो भाइयों बहनों, यू क्या हो, क्वेश्चन मार्क, कि आपका साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा बताइए, इसका आंसर क्या आएगा भाइयों बहनों। पहले देखो फोकल लेंथ क्या दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बताया, ऐसा तब होता है जब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। सेंटर ऑफ कर्वेचर में मतलब क्या, u हो जाएगा आपका r के बराबर, ठीक है। तो यहां पर u अपन लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, r के बराबर। अच्छा, r क्या होगा, r इक्वल्स टू 2f, अरे अभी तो बताया था, f इक्वल टू r/2 नहीं बताया था, तो r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, 2f आ जाएगा, तो 2 इंटू f, f कितना है, f कितना है 20, तो आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर किसी ने बोला u की वैल्यू, u होता तो सर -40 सेंटीमीटर, तो इसका v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर,
सर रे डायग्राम चाहिए, रे डायग्राम चाहिए, रे डायग्राम ले लो, चलो रे डायग्राम दे देता हूँ मैं आपको। इसका रे डायग्राम आएगा कुछ ऐसा, देखो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, कोई बात नहीं, ये हो गया आपका फोकस F1, ये हो गया आपका C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा इस साइड आएगा आपका F2, इधर आएगा आपका C2। ठीक है बच्चों, रख दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 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 रख दिया, ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर। चलिए आप जानते हैं ये लेंस का होता है ऑप्टिकल सेंटर, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी, बस ध्यान दो। ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से गई पैरेलल रे जो कि पास होगी फोकस से और एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ये देख सकते हैं आप, बराबर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनी है, रियल और इन्वर्टेड बनी है। बनी है कि नहीं बनी? ये बन गई आपकी इमेज C2। इज दैट क्लियर? देख लो क्वेश्चन में यही तो बोला था, फिर से पढ़ लो एक बार, क्या बोला है? At what distance from this lens should an object be placed so as to get its inverted image of the same size? ठीक है, C1 पे रखा मैंने ऑब्जेक्ट को, C2 पे रखी इमेज को, सेम साइज का। अच्छा अभी बच्चों बोलते हैं सर हमको प्रूफ चाहिए, प्रूफ चाहिए, चलो प्रूफ दे देते हैं। M इक्वल्स टू क्या था बेटा? H डैश अपॉन H था और V अपॉन U था, बराबर है। M की वैल्यू 1 हो जाएगी, बोला है सेम साइज, M की वैल्यू हो गई 1, V अपॉन U, तो U इक्वल टू V आ गया कि नहीं आ गया? आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। ठीक है क्या? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा बेटा उसने, और भी पूछा उसने, आहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत बच्चों को डर लगता है इससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33 एंड अल्कोहल हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.36. Which of the two media is optically denser and why? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, अल्कोहल का दिया है, और पूछा है कौन सा ऑप्टिकली डेंसर होगा। चलिए कुछ सीखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलिए क्या सीखने को मिलेगा चेक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ गया सी वाला, क्या बोला उसने? उसने बोला वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको मालूम ही होगा सबको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन डिनोट करते हैं एन से, तो NW दिया है बेटा 1.33 और N अल्कोहल दिया है 1.36। अल्कोहल का नाम सुन के मचल तो नहीं गए ना? हाँ, पानी पीना चुपचाप, एग्जाम देना है, ठीक है। तो बेटा आपको बता देते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इसको भी हैशटैग एपीपी का नाम दे दो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब ज्यादा डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मतलब ज्यादा डेंसर। तो आप बताइए यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है? Na ग्रेटर देन NW, इसका मतलब अल्कोहल ज्यादा डेंस है, मोर डेंस ऑप्टिकली। अब बच्चे बोलते सर ये ऑप्टिकली का मतलब क्या? बेटा ऑप्टिकली मतलब वी डील इन टर्म्स ऑफ लाइट ट्रेवलिंग, लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, उन मीडियम्स को अपन ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। तो ऑप्टिकल डेंस मीडियम में लाइट स्लो चलेगी, इसको बोलेगा ऑप्टिकली डेंसर। समझ में आ गया? यानी अल्कोहल में लाइट स्लो चलेगी एज कंपेयर टू वाटर। गॉट इट? चलिए और क्या पूछा था इसमें, और क्या पूछा था बेटा? अरे और भी खत्म नहीं हुआ अभी, डी वाला भी है। क्या बोल रहा है? द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल आया, एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बहुत सिंपल, 2.42 और 1.5, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्या बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया है, तो मैं बोल देता हूं यहां पर डी पार्ट में आपको दिया हुआ है एनडी कितना दिया है? 2.42, और ग्लास का दिया था Ng 1.5। आपको पूछा है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे लिखते हैं इसको NDG। अलग अलग बुक्स में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, किसी में डी पहले लिख देते हैं ऊपर में इनके, पर मैं ऐसे लिखता हूँ, याद रखना बड़ा आसान है। जिसको ऊपर लिखा, जिसको पहले लिखा उसको ऊपर पहले और उसको नीचे, ये फॉर्मूला है। NDG का मतलब है ND अपॉन NG,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, कितना आसान है, वैल्यू डाल दो 2.42 अपॉन 1.5, 2.42 अपॉन 1.5। अब आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कर पाएंगे सब लोग, इसको कैलकुलेट कर लेना। आपको देख लो एक बार चेक कर लो, फिर से वापस वही सवाल पूछा था ना, क्या पूछा था बोलो, क्या पूछा था बोलो, आपको पूछा गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया था 2.42 और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया था 1.5, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, बराबर है। तो याद रखना, जब भी किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो NdG लिख लिया, ND अपॉन NG कर दिया, जो पहले उसको ऊपर, जो पहले उसको ऊपर। क्लियर है क्या? चले आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा भी गया है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है 1/2 of the convex lens is covered with the black paper बोल दो, हाँ A, 1/2 of the convex lens is covered with the black paper, यानी ये convex lens है, मान लो इसका आधा हिस्सा ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। मैं ब्लैक से नहीं करूंगा क्योंकि बहुत डार्क हो जाएगा, अपन इसको थोड़ा सा इस वाले कलर से ले लेते, थोड़ा ग्रे टाइप का मैंने दिखा दिया है, ठीक है। इसको अपन ने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ब्लैक पेपर है इस पर कवर कर दिया, ऐसा कवर चढ़ा दिया, ठीक है, नीचे का हिस्सा पूरा ब्लैक कर दिया। अच्छा क्या करेंगे अब, क्या करेंगे अब आपको सवाल क्या पूछा, सुनिए। Will this lens produce a complete image of the object? तो आंसर इज यस। क्या ये लेंस पूरी इमेज बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। इसका कारण क्या होता है, रीजन भी बता दो। Why? बिकॉज ऑब्जेक्ट जो रहता है ना, बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ लेंस फॉर्म्स इमेज। लेंस का हर पार्ट इमेज फॉर्म करता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा भी इमेज उतनी ही बना रहा होगा। तो फिर सारी ब्लैक होने से क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इमेज कम हो जाएगी। बोलते हैं ना शार्प इमेज, थोड़ी शार्पनेस कम हो जाएगी, थोड़ी इमेज हल्की, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, शार्प इमेज नहीं दिखेगी, तो एकदम ब्राइट तो मस्त इमेज नहीं दिखेगी, थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, बट इंटेंसिटी विल डिक्रीज, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब उसने बोला है भैया वेरीफाई आंसर एक्सपेरिमेंटली अपन ने एक्सप्लेन तो कर दिया है, एक्सप्लेन वेरीफाई भी करना है तो इमेज बना के दे दो उनको, इमेज बना के दे दो। मान लो ये मैंने ओ ले लिया ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ रख दो ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट रख दो। अब क्या करो, भेजो। देखो एक पैरेलल रे यहाँ से जाएगी, वो फोकस से ऐसे पास होगी, ठीक है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो ऐसे पास होगी, ये बन गई आपकी इमेज तो पूरी बन गई, पर क्या हो रहा है यहाँ पे, बस एक ही चीज हो रही है यहाँ पर कि एक काम करो, इस केस को अगर आपको डिफाइन करना तो कोई भी एक केस ले लो रैंडम, इतना एक्सप्लेनेशन काफी है। तो आप क्या बोल सकते हो कि आप देख सकते हैं कंप्लीट इमेज बनी है ऑब्जेक्ट की, बस इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब दूसरे केस में क्या बोले, विल देयर बी एनी डिफरेंस, दूसरे केस में क्या बोले, will there be any difference in the image obtained if the same object is kept at same position in front of same lens but uncovered? अब वो बोल रहा है सेम चीज, सब कुछ सेम किया, पर अब की बार लेंस को अनकवर कर दिया, यानी नॉर्मल लेंस बना दिया। वो बोल रहा है नॉर्मल लेंस बना दो, ठीक है भैया, नॉर्मल बिना कवर किए, तो भी देखो इमेज तो वैसी बन रही है, पर क्या हुआ, अब की बार इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, इंटेंसिटी विल इंक्रीज, रेस्ट सेम, सब कुछ सेम रहेगा, मतलब इमेज नॉर्मली बनेगी, पूरी बनेगी, पर इस बार इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब की बार ये नीचे का जो पोर्शन है लेंस का, ये भी लाइट एकदम अच्छे से भेज रहा है, ये भेज रहा होगा, थोड़ी बहुत भेज रहा होगा, बहुत कम भेज रहा होगा। ऊपर का पोर्शन भी लेंस पूरी इमेज बनाता है, पर दोनों पोर्शन मिलके इमेज की शार्पनेस बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ब्राइट इमेज बनाते हैं। पर यहाँ पर आधा लेंस इमेज बना रहा था, मतलब थोड़ी सी शार्पनेस इमेज की कम हो जाएगी, यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और शार्प इमेज मिलेगी।
इज दैट क्लियर एवरीवन? पक्की बात? एक बार देख लो, अगर लेंस को ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं तो इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज पूरी बनती है, क्लियर बनती है, बस इंटेंसिटी कम हो जाती है, थोड़ी हल्की इमेज बनती है, थोड़ी लाइट इमेज बनती है, बोलते हैं ना लाइट और शार्प वैसा। और दूसरे केस में उसने बोला अच्छा ये कवर हटा दिया, अब क्या होगा? तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो बच्चों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? ओके नाउ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है? स्टूडेंट बहुत मतलब फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, या तो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपी, आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, सबको मालूम है, सवाल आने ही वाला है। और मोस्टली सवाल क्या आता है? सवाल वही आता है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें आपका, क्योंकि ये सवाल सबने किया हुआ है, बस मैं आपको बताने आया हूं कि सवाल को कर लेना, ठीक है। क्या पूछा है बताओ? स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। अच्छा बता ही दिया उसने। अब मेरा एक दोस्त था, मेरे बाजू में बैठता था, हम दोनों कई बार पीछे बैठते थे, उसको बोर्ड नहीं दिखता था क्लियर, तो मैंने उसको बोला भाई आई टेस्ट करा। आई टेस्ट कराया, चश्मा लग गया, बताया, मैंने पूछा क्या बीमारी होगी, बोला मायोपिया हो गई। तो यानी आपके जो दोस्त है बाजू बाजू बैठे वाले, उनको दूर का बोर्ड नहीं दिखता, पास का दिखता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। अच्छा मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बड़ा अच्छी चीज बताई थी, मैं आपको ये भी बताता हूँ, स्टूडेंट लोग भी हमको बड़ी अच्छी अच्छी ट्रिक दे के जाते हैं। एक स्टूडेंट ने क्या बताई थी मेरे को, ट्रिक दी थी, बोले मायोपिया ना छोटा नाम है, तो शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। स्टूडेंट का नाम था दिव्यम, बता देता हूं मैं आपको, अभी भी मेरा स्टूडेंट है, ठीक है बेटा। तो मायोपिया में आदमी को पास का दिखता है, यानी शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, दूर का नहीं दिखता। आपके दोस्त को इसीलिए दूर का रखा हुआ बोर्ड नहीं दिखता, ठीक है। अच्छा क्या बोला है? विल नॉट बी एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बियॉन्ड 5 मीटर। तो वही बोला 5 मीटर से दूर अगर आप ऑब्जेक्ट को ले जाके रख दोगे तो उसको कुछ नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो इसको मायोपिया हुआ है। क्या क्यों होता है मायोपिया? आपको पता ही है, इसके रीजन बुक में लिखे हुए हैं कि भाइयों आई बॉल एलोंगेट हो जाती है और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। वीडियो की लेंथ को छोटा रखने के लिए और आपका टाइम बचाने के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको याद ही होगा क्योंकि डायरेक्ट आंसर है इसका। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एक्सप्लेन द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं बेटा मायोपिया के लिए? बेटा यूज करते हैं अपन कॉनकेव लेंस, देख सकते हो आप यहाँ एनसीईआरटी की बुक में क्लियरली डायग्राम दिया हुआ है। आपको मालूम है मायोपिया को करेक्ट करना है तो कौन सा यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। दिख रहा है ना कॉनकेव लेंस है ये, कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है सर, ठीक है सर। आगे क्या बोला है? यूज टू रिस्टोर द एंड हाउ द डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय द यूज ऑफ दिस लेंस। तो आपको बेटा ये तीनों डायग्राम बना के आने एग्जाम में, इन तीनों डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तीनों डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आने हैं, चेक कर लो। इज दैट क्लियर एवरीवन? पक्की बात? चले क्या अगले क्वेश्चन की तरफ? ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका भाई है। इसका भाई कौन? मेरे दादाजी थे। दादाजी को न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती थी, तो न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती थी, लेकिन वो दूर का आराम से देख लेते थे। कभी कोई खेत में उनके खेत में कोई चोरी वोरी करने गया तो दूर से चिल्ला देते, ओए बाहर निकलो। तो यानी उनको दूर का क्लियर दिख रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम उनको दिक्कत होती थी, वैसे दूर करके पढ़ते थे न्यूज़पेपर। इसका मतलब उनको क्या हुआ? हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया का देखो नाम बड़ा है, देखो उसने बोला है, पहले सुन लो। अ पर्सन कैन नॉट सी, कैन नॉट रीड अ बुक। मैंने बताया ना न्यूज़पेपर पढ़ने में उन्हें दिक्कत होती थी। तो देखो ये इसमें भी जो क्वेश्चन दिया है, केस दिया है, ये कौन सा दिया है बेटा? बुक रीडिंग का दिया है। कैन नॉट रीड अ बुक डिस्टेंस लेस देन 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर से पास लाओगे तो बुक नहीं पढ़ पाएंगे। पूछा कौन सा डिफेक्ट हुआ? अच्छा इस बार इनको पूछा है क्या बीमारी हुई है, बोलते हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा मेरे उसी स्टूडेंट ने मुझे इसकी भी ट्रिक बता दी थी, बोले सर देखो इसका नाम बड़ा है, नाम बड़ा यानी दूर, बड़ा लंबा दिखेगा, दूर का दिखेगा, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा है? कैसे करेक्ट करोगे इस डायग्राम, इसको डिफेक्ट को कैसे करेक्ट करोगे? डायग्राम बना दो, ये रहा बाजू में डायग्राम। कौन सा लेंस लगाओगे? कॉन्वेक्स लेंस। बेटा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस डायग्राम को रट के जाओ, ठीक है। और क्या पूछा है? व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट? क्यों हो सकता है वो भी अपने क्लियरली सबको पता है कि भाइयों बहनों हो सकता है आई बॉल थोड़ी सी शॉर्टनिंग हो गई हो, कोई रीजन से आई बॉल थोड़ी शॉर्ट हो गई हो। क्लियर है सबको? पक्की बात? बड़े आगे
अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत छोटे थे, आप सभी लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में डायरेक्ट इनके आंसर डायग्राम सब कुछ दिया हुआ है, तो अपन लोग इसको क्लियरली पढ़ के फटाफट जा सकते हैं। चलिए हाँ, अब है न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और था ह्यूमन आई में, वो क्वेश्चन में वापस ले लेता हूँ। ह्यूमन आई का एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में छोड़ के आया हूँ, अभी ह्यूमन आई चल रहा है तो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट। स्टार्स ट्विंकल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेटा सुन लो, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट, व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ठीक है। एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट, अच्छा वो तो आया हुआ है अपने को। इसके अलावा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, बराबर है, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से दो क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में आते हैं, कई बार आते ही है, तो ये आपने को करके जाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट। मालूम है सबको क्यों होता है ऐसा? सबको मालूम है, मुझे पता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सबको मालूम है, आप याद करना है आपको, पर फिर भी बताता हूं। आपको पता है स्टार्स जो होते हैं वो पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। बहुत दूर से लाइट आ रही है, एकदम पॉइंट सोर्स है। भाई स्टार कितना ही बड़ा हो सकता है, बहुत सारे स्टार हैं जो सन से भी बड़े हैं, अपन को पता है, बट अपने को तो वो स्टार छोटू सा पॉइंट दिखता है, तो स्टार को अपन पॉइंट सोर्स मानते हैं अपने लिए। अच्छा, प्लैनेट के बारे में सर क्या बोल रहे हैं? बेटा प्लैनेट जो होता है इट्स लाइक अपने लिए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट सोर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी पॉइंट सोर्स, क्योंकि प्लैनेट पास है, स्टार दूर है, सो मेनी पॉइंट सोर्सेस। ये हो गया। दूसरी बात, जो लाइट स्टार से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो उसके पाथ में काफी ज्यादा डेविएशन आता है, काफी ज्यादा डेविएशन, क्योंकि लाइट बहुत दूर से आ रही है, पहले लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है। अब लाइट जब एटमॉस्फेरिक अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेती है, तो लाइट क्या बोल सकते हैं आप, मतलब फ्लक्चुएट नहीं बोलना चाहिए, थोड़ी कम ज्यादा, क्योंकि अपना एटमॉस्फेयर फिक्स नहीं है ना बेटा। अपनी एटमॉस्फेयर की जो गैसेज है वो कंटिन्यूसली मोशन में रहती है, कंटिन्यूसली मोशन में। तो प्लैनेट्स की जो लाइट है वो ऑलरेडी वीक है, तो इसीलिए फ्लिकरिंग होती है, ऐसा वो फ्लिकरिंग बोल सकते हैं, फ्लिकरिंग होती है लाइट की। क्यों हो रही है? क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर जो है ना कंटिन्यूसली, एटमॉस्फेयर की जो गैसेज है कंटिन्यूसली मोशन में, तो वो आपके स्टार्स के रास्ते में थोड़ा बहुत धुंध टाइप रखता है अपने को। अपन भी अगर कमरे में लाइट जला रहे और बहुत सारा धुआं कर दे, तो आपको कभी अपनी लाइट दिखेगी, एक कमरे में छोटी सी लाइट जला देना, एकदम छोटी सी, और उस कमरे में अगरबत्ती जला देना, धुआं कर देना, और फिर आप देखना तो आपको लाइट कम ज्यादा होती हुई दिखेगी। तो वही स्टार के साथ हो रहा है। प्लैनेट्स का क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्लैनेट्स बहुत पास में है, तो प्लैनेट्स की लाइट को इतनी ज्यादा फ्लिकरिंग नहीं होती है, तो ये भी एक रीजन होता है, नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है ये भी। इसका भी कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। देखिए मैंने इसका डायग्राम बनाया, देखिए क्या हुआ है, मैं आपको डायग्राम हाथों बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये आपकी अर्थ है, ठीक है, इसकी बेटा थ्योरी आपको याद करनी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्यों हो रहा है। ये आपका हॉराइजन है, इसको बोलते हैं हॉराइजन, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है, लाइक दिस, ऐसा कुछ, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, देखो वहां भी एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखो यहाँ खड़ा है ऑब्जर्वर, और यहाँ भी एक ऑब्जर्वर मैंने बना दिया। तो मान लीजिए कि सन जो है वो अभी यहाँ पर कहीं है, हॉराइजन के नीचे, लेकिन जो सन की लाइट आ रही होगी वो ऐसे जाना चाह रही होगी, पर बिकॉज सन की लाइट एंट्री मार रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। तो इस ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगा, अगर आप इसके लाइन ऑफ साइट से देखोगे तो उसको सन यहाँ कहीं नजर आएगा, देख सकते हैं आप डायग्राम में। तो उसको सन थोड़ा सा हॉराइजन के, थोड़ा सा इसी डायग्राम में अगर आपको दिखाऊं, थोड़ा सा हॉराइजन के ऊपर नजर आएगा, जबकि सन एक्चुअल में नीचे जा चुका है। तो आपको मालूम है सुबह शाम 2 बार दिन में अपने को छलावा होता है, छलावा होता है, मतलब आपको अपरेंटली नजर आ रहा है कि सन जो है वो कहां है, सामने, लेकिन सन नीचे छुप चुका होता है। सनराइज के टाइम पे भी सन जब नीचे होता है, सनराइज के टाइम पे भी सन जब नीचे होता है तब भी सेम छलावा होता है अपने साथ। अपन को क्या लगता है सन ऊपर है, पर सन थोड़ा नीचे होता है। अगेन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अपनी क्या करता है, उसमें हेल्प करता है, लाइक दिस। अगर अपन बनाते हैं तो ऐसा, और इसको दिखाई देगा यहाँ पे। तो सुबह ऑलमोस्ट इसका जो टाइमिंग है वो कुछ 2 से 2.5 मिनट का बोला गया है कि सुबह 2 से 2.5 मिनट पहले सन दिखने लगता है, जबकि हॉराइजन के ऊपर आने का है, कायदे में नहीं दिखना चाहिए। ये आपका हॉराइजन, कोई चीज नीचे है, आपको नहीं दिखनी चाहिए,
लेकिन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उस लाइट को बेंड करके मेरी आंखों में डाल रहा है लाइक दिस, तो मुझे दिख रहा है ओ सामने में सन है, लेकिन नहीं है, नीचे है। क्लियर है सबको? ये दोनों क्वेश्चन समझ गए। इसके अलावा बेटा मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, स्काई का कलर ब्लू, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है बेटा? और वो वाला अपना जो क्वेश्चन है अपना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी आया है पहले, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी आया है पहले। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है या स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, जो कैनोपी और फॉरेस्ट में आपको से छोटी छोटी डस्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं, वो भी आ सकता है। क्लियर है बेटा? चलिए अब चलते हैं आगे। अपन पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। लाइट और ह्यूमन आई के जो जो मुझे लगते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए ये क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड 1100 वोल्ट, आपको क्लियरली दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी का सवाल आ चुका है। इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड का मतलब याद रखना, यूनिट तो दी है वैसे वॉट, ये पावर है। क्या है ये? पावर। कितनी दी है? 1100 वॉट, 1100 वॉट पावर दी है। बेटा फॉर्मूला शीट अपलोड कर दी जाएगी, आप फॉर्मूला शीट आप देख लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो आपको याद कर लेने चाहिए। अच्छा, क्या कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मींस पोटेंशियल दे दिया कितना? 220 वोल्ट, ठीक है सर। अब क्या बोल रहा है? द करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस मींस, करंट कितना निकलेगा? तो बेटा पहला फॉर्मूला होता है P = VI। आपको करंट पूछा है ना, पावर दी हुई है, पोटेंशियल दिया है, करंट पूछा है, एकदम सिंपल फॉर्मूला P = VI। तो I = क्या आ जाएगा? P/V। तो I = आ जाएगा P/V। P की वैल्यू है 1100, V की वैल्यू है आपकी 220, 0 से 0 मर गया, ये आ गया आपका कितना आ गया 11 से 10 टाइम्स, 11 से 2 टाइम्स 5 आ गया, 5 एम्पियर आंसर आ गया, 5 एम्पियर का करंट दौड़ रहा होगा, ठीक है। अब क्या बोला अगला? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड विद द मोटर यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली फॉर 6 डेज। अच्छा, अब आपको एनर्जी पूछ रही, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है दूसरे पार्ट में, इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है P × T, अरे P × टाइम, पावर × टाइम, तो पता नहीं फॉर्मूला? P = एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम होता था, तो E = क्या आ जाएगा? PT आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या बच्चों? पक्की बात, मानते हो कि नहीं मानते? चलिए तो E = आ गया PT, E = आ गया PT। अब कितना बोला है? बोलिए। अगर अपन निकालते, पहली बात तो याद रखना, जब भी आप इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालोगे तो आपको निकालनी है किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में, यानी कि पावर होनी चाहिए किलोवाट्स में और टाइम होना चाहिए आवर्स में। तो चेक करते हैं पावर काय में दिए, वॉट में दिए, तो पहले इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को। चलिए कर लेते हैं। तो पावर है 1100 वॉट। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करने जाओगे तो ये आएगा 1100/1000, क्या जाएगा? 1.1 किलोवाट। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, टाइम आवर्स में दिया है सर, और 6 डेज के लिए पूछा है, याद रखना। तो टाइम आ जाएगा आपका 5 आवर्स × 6 डेज, ओ 30 घंटे, 30 आवर्स। क्या पूछा है? एनर्जी निकाल दो। पावर कितनी आई सर? 1.1। टाइम कितना है सर? 30। आंसर आ गया आपका 33 किलोवाट आवर। और बेटा इसी को बोलते हैं 33 यूनिट्स। इसको कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। आपको पता होगा किलोवाट आवर को कमर्शियल यूनिट बोला जाता है। आपके घर में बिजली का बिल आता है ना, तो उसमें लिखा रहता है ना इतने यूनिट आपने यूज किया, इतने यूनिट आपने यूटिलाइज किया, तो वो यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। जैसे आपके घर में आया 300 यूनिट आपने इस महीने बिजली यूज की, तो इसका मतलब आपने 300 किलोवाट आवर एनर्जी यूज की है। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है सर। ये भी मिल गया। आप क्या पूछा है? टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी निकाल दो भैया। लो उन्होंने ये भी पूछ लिया। ये 1 यूनिट इज 165, बहुत ही महंगा है भाई, 165 रुपए। वैसे नॉर्मली इतना नहीं होता, अगर अपन देखते हैं तो 16 से 18 डिपेंडिंग ऑन किस जगह पे आप रहते हैं, बहुत ज्यादा दिया उन्होंने, शायद कैलकुलेशन के पर्पज से दिया होगा, कोई बात नहीं। अब आपको निकालना है टोटल कॉस्ट, बिल निकालना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी बेटा? अभी बताया एनर्जी आपने कितनी यूज की? 33 यूनिट, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी दी है? देख लो, एक यूनिट की कॉस्ट 165, तो 33 × 165,
आपने 33 यूनिट यूज की थी, 165 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या किसी को कुछ कंफ्यूजन है? पक्की बात बता दो भाई, कुछ भी कंफ्यूजन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिसिटी का एक न्यूमेरिकल। ओहो अगेन अ फेवरेट सवाल। चलो अभी क्वेश्चन आया तो आपको एक और टिप दे देता हूं, एक और टिप देता हूं बेटा। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो डेरिवेशन है ना वो जरूर कर लेना। मुझे जहां जहां जो लग रहा है वो बता दे रहा हूं आप लोगों को। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन जरूर करके जाना, ठीक है? इनमें से एक कई बार बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाता है। ओके चलिए बच्चों, क्या बोलिए, सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल क्या है? सर ये डायग्राम दिया आपने को, सर्किट डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सोचो। हाँ ये सर्किट डायग्राम दिया है, तो सर्किट डायग्राम में आपको क्या पूछा है? फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का केस है, ठीक है? तो आप पहले सुन लीजिए। RS जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है सबका एडिशन, और जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये दो रेजिस्टेंस के लिए है, अदरवाइज आप जानते होंगे ये वाला फॉर्मूला भी 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सही है क्या? लेकिन अगर दो रेजिस्टेंस दिए तो आप डायरेक्टली RP वैल्यू यूज कर सकते हैं। इसमें बच्चे कई बार क्या करते हैं पता है, R1 R2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं और रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला दो रेजिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हो। अब आपको इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, बहुत सिंपल है। आप चेक करो कहाँ कहाँ सीरीज कहाँ कहाँ पैरेलल अपन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए गौर से देखिए, क्या ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं क्या? तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 4 और 6 10। क्यों? क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देंगे सर। तो बेटा मैं इसको ऐड कर करके इसका डायग्राम बनाता जा रहा हूँ एक एक स्टेप, ठीक है? तो देखिए ये R5 5 तो लगा हुआ है, ठीक है? ये वाला R2 10, कोई दिक्कत नहीं है सर। और बेटा ये दोनों 4 और 6 मिलके इसी के पैरेलल में, ये कितना हो गया? ये भी 10 ओम हो गया। क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अच्छा अब यहाँ पर आगे में भी क्या लगा हुआ है? 10 ओम का लगा हुआ है। अब मुझे बताइए क्या करना चाहिए? इसको सॉल्व करना चाहिए। पहले इन दोनों को सॉल्व किया, 4 और 6 10। अब इन दोनों को सॉल्व करना चाहिए। अब आपको एक ट्रिक देता हूँ, और एक ट्रिक ले लो। चलो ट्रिक पे ट्रिक। ट्रिक ये है, अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है और इक्वल रजिस्टर है, इक्वल, आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों इक्वल है 10-10 के, तो आप सीधे फॉर्मूला लगाते हैं R/N मतलब R यानी इनमें से एक किसी का भी रेजिस्टेंस ले लो, किसी का भी, तो 10 ले लिया, 10 ही है ना दोनों का, तो 10 ले लिया। और कितने? 2 है, तो R/10 यानी 10/2 कितना हो गया? 5 हो गया। यानी इन दोनों का आंसर 5 आने वाला, डायरेक्ट पता चल गया, आधा हो जाता है। मगर 2 लगे हुए तो आधा हो जाता है, 2 लगे हुए तो आधा हो जाता है, तो आधा हो गया। तो क्या हो जाएगा बताइए? 5 ओम, 5 ओम, और ये कितना है? 10 ओम। अब मुझे बता सकते हो आराम से, कोई भी आंसर दे देगा। 5 5 10 तीनों सीरीज में दिख रहा है बच्चों, तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका निकल के, फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 20 ओम। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या किसी को कोई दिक्कत है? तो आंसर आ गया 20 ओम, यानी पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 20 ओम आ गया। पहले का आंसर आ गया। आपको एग्जाम में ऐसे स्टेप वाइज करते चले जाना, ठीक है? तो आप इसका भी दिखाएंगे, 4 + 6 R3 + R4 ऐड किया तो 10 आया, फिर डायग्राम दिखाएंगे। क्लियर है सबको? फिर 10 और 10 पैरेलल में है तो आधा हो जाएगा, तो 5 दिखाएंगे। चलिए अगला क्या बोल रहा है? करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। करंट कैसे निकालोगे? ओह, आपको टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया, यानी इस सर्किट को मैं अगर बनाऊं तो ऐसा बना दूंगा। फाइनली सर्किट ऐसा बन गया। ये पूरा टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था? 20 ओम आया था, और पूरा पोटेंशियल कितना लगा हुआ है इस पे? पूरा पोटेंशियल कितना लगा हुआ है? 20। बेटा मुझे बताइए इसमें से करंट कितना निकलेगा? तो बेटा I की वैल्यू होती है, सब जानते हैं, V/R। V कितना है? 20। R कितना है? 20। कितना आ गया? 1 एम्पीयर। समझ में आया क्या सबको? समझ में आया क्या सबको? तो इससे करंट कितना निकल रहा है? तो एमीटर की रीडिंग क्या होगा? चाहे क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा रीडिंग बता दो एमीटर की, तो आप क्या लिख रहे थे? एमीटर की रीडिंग 1 एम्पीयर। कोई दिक्कत है किसी को? तो अपने देखिए याद रखना, आपसे बैटरी से करंट पूछा है, यानी आपसे टोटल करंट पूछा है। यहाँ डायग्राम, ये यहाँ पर एरो ऊपर होना चाहिए, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, तो आए ऐसा होना चाहिए, ठीक है? चलो वो तो करेक्ट कर दिया मैंने। हाँ क्या पूछा है? अगर आपसे इस टाइप से कुछ दिया हुआ, आपसे पूछा बैटरी से करंट निकालो,
तो कभी भी याद रखना इसका फॉर्मूला होता है टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट की बैटरी तो 20 होगा। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना आया, 20 आया, तो 20/20 कितना हो गया, 1 एम्पीयर हो गया। क्या सबको क्लियर हो गया? चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, इसका आंसर आ गया 1 एम्पीयर। अच्छा, अगला क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर, यही है 5 ओम का, इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस, देखो वोल्ट मीटर लगा हुआ है इसके अक्रॉस, देखो गौर से 5 ओम के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा है। आपको पूछा वोल्ट मीटर की रीडिंग बता दो, ये भी पूछ सकता है वोल्ट मीटर की रीडिंग बता दो, उसने प्यार से पूछ लिया 5 ओम रेजिस्टर का पोटेंशियल बता दो। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, मुझे बताइए इसमें से करंट कितना जा रहा होगा। भाई 1 एम्पीयर आया 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 बन गया, अरे ऐसे आके बन ही जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ आके करंट डिवाइड हो रहा होगा, पर अपन को तो इससे मतलब है, क्या समझे, अपन को किससे मतलब है, अपने को मतलब है इस वाले से, यानी आपको कुल मिला के इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। बहुत सिंपल है, आपको रेजिस्टेंस पता है, आपको इसमें से करंट कितना जा रहा है वो पता है, तो आप V की वैल्यू निकाल दोगे। तो कैसे निकालोगे बोलो, इसके लिए आपकी V की वैल्यू आने वाली है V = IR, कौन सा वाला R, 1। करंट कितना जा रहा है उसमें से, करंट कितना जा रहा है 1, रेजिस्टेंस कितनी है 5, तो आंसर क्या आएगा 5 वोल्ट। चेक कर लो, आंसर सही है, 5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर एवरीवन, ठीक है क्या, ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अरे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, 5 सवाल सबको आएगा। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होती है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस ऐसी दिखती है, ऐसी होती क्या है बेटा, ये करंट, इसका नाम ही क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी रोकना, रुकावट, किसके रास्ते की, यहां से करंट निकलता है ना, तो ये करंट के रास्ते की रुकावट है। आप कैपिटल आई लिख सकते हो, कैपिटल है। सो R इज, दैट इज रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन, या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, अपोजिशन, अपोजिशन टू पाथ ऑफ करंट, अपोजिशन टू पाथ ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू पाथ ऑफ करंट, करंट फ्लो करता रहता है, उसको रोकने का काम करती है। मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट को रोकना चाहती है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्ज। चार्ज के कोलिजन से चार्ज की स्पीड स्लो हो जाती है, तो करंट स्लो हो जाता है, तो करंट को रोकने का काम करती है, रोकना चाहती है। पर अपन को करंट फ्लो कराना है तो अपन पीछे से और पावर देते हैं, यही एनर्जी है, यही एनर्जी की वजह से घर में बिजली का बिल आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस खत्म हो जाए तो शायद बिजली का बिल ही ना आए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पर मान के चल सकते हैं। अगला क्या बोला है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। बेटा सबको पता है, सबने पढ़ा है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल आल्सो, कि आप किस टाइप का मटेरियल ले रहे हो। बेटा अच्छा कंडक्टर लोगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड नहीं लेते अपन, महंगे वाले, बहुत ही महंगे, तो कॉपर यूज करते हैं अच्छे कंडक्टर के, एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं, पर एल्यूमिनियम इज नॉट दैट गुड कंडक्टर, इसीलिए आजकल बोलते हैं ना, आजकल जो नए नए डिवाइसेस आ रहे हैं उनमें कॉपर वाइंडिंग बोलते हैं, कॉपर वाइंडिंग, इस एसी में कॉपर वाइंडिंग की गई, आपकी बिजली बचेगी। गॉट इट, ठीक है। तो ये क्या किस किस पर, लेंथ पर डिपेंड करती है, एरिया पर डिपेंड करती है और मटेरियल पर डिपेंड करती है, और एक टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। बच्चा लोग अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, मटेरियल का जो फैक्टर है वो रेजिस्टिविटी है, रो आपने देखा ही होगा, इसीलिए इन सबको जब कंबाइन करते हैं तो ऐसा करते हैं, देखो R इज प्रोपोर्शनल टू L/I लिखते और फिर R इक्वल्स टू रो टाइम्स L/I। दुनिया में जब जब आया प्रोपोर्शनलिटी साइन, अपने साथ क्या लाया, इक्वल टू और एक कांस्टेंट, R इक्वल्स टू रो L/I। क्लियर है बेटा। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या पूछा है, सी क्वेश्चन में पूछा है, अगर लेंथ डबल कर दें तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। क्लियरली दिख रहा है सर, यहाँ क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर रेजिस्टेंस लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपने लेंथ को डबल कर दिया, सी का फर्स्ट पार्ट आपने कर दिया लेंथ को 2 टाइम्स, तो बेटा रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स ही हो जाएगी ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे सही है गलत है, मानते हो कि नहीं मानते, मानते हो कि नहीं मानते, मानना पड़ेगा। दूसरा, रेडियस को डबल कर दिया, वो रेडियस को डबल कर दिया। बेटा रेडियस और एरिया रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं,
आपको पता होगा A इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं रेडियस से बात करूं तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया। भैया पाई तो कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर मैं रेडियस को डबल करूंगा, रेडियस को करूंगा 2 टाइम्स, तो इनवर्स स्क्वायर है ये, इनवर्स स्क्वायर है, रेजिस्टेंस इज इनवर्स स्क्वायर टू रेडियस, तो यानी कि रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम हो जाएगी। इनवर्स है ना, रेडियस को बढ़ाया तो इनवर्स है, तो रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? स्क्वायर टाइम्स, तो 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूं, 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूं यानी रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम हो जाएगी। डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा होगा ना, ग्रेविटेशन लॉ, ग्रेविटेशन लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलें आगे, चलें आगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए, ओहो प्यारा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, ग्राफ का सवाल। ग्राफ का सवाल एग्जाम में आ सकता है, VI कर्व बोलते हैं इसको, पोटेंशियल और करंट का ग्राफ ओम्स लॉ से बना था। सही है क्या? सबने ओम्स लॉ पढ़ा है और सबने ग्राफ भी पढ़ा है। मैं सबको होशियार मानता हूँ, सब बच्चे अच्छे बच्चे। मैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इनको पढ़ के चले जाना, वहां पर शायद हेल्प हो जाए एग्जाम में, बोर्ड्स में थोड़ी सी। चलिए क्या बोला है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यूजिंग ग्राफ। ग्राफ को देखो, रेजिस्टेंस निकालो। क्या बोला? ग्राफ को देखो और रेजिस्टेंस निकालो। गौर से देखो, मैं एक काम करता हूँ, ये VI ग्राफ है, तो आपको मालूम है VI ग्राफ है, आपको रिलेशन याद है क्या? V इक्वल टू IR होता था। आपको R निकालना है, तो R क्या होगा? V अपॉन I। तो क्या आप ग्राफ से पोटेंशियल और करंट की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट आपको दिख रहा है ग्राफ जो है सीधा सीधा चल रहा है, इट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा चल रहा है सीधा। तो सीधा चल रहा है, तो आप पोटेंशियल की कोई वैल्यू पकड़ लो। तो आपने पोटेंशियल की सपोज ये वैल्यू पकड़ी, कितनी? 2 पकड़ी। तो करंट कितना है उस वैल्यू के लिए? 0.1 है। अरे हां ना बोलो भाई, अरे हां ना बोलो, सही बात है क्या? ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू है 2, करंट की वैल्यू है 0.1, तो ये आ गया आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आ गया 20 ओम। क्या कोई दिक्कत है किसी को? भैया देखो ना, पोटेंशियल की वैल्यू 2 और करंट की वैल्यू 1, तो आर की वैल्यू होती है V अपॉन I। तो अच्छा, इसमें स्ट्रेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा एक बात करो, यहां से चेक कर लो, 4/2 0.2। सर मैं दूसरे से निकालेगा, मैं ये वाला पॉइंट नहीं लेगा, मैं ये वाला पॉइंट लेगा, मैं बोलूंगा भाई तू वो ले ले। 4/0.2 कितना आ रहा है? ये भी 20 ओम आ रहा है। आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर। चलिए अब क्या बोला अगला क्वेश्चन में? हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। अच्छा 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 अच्छा, गौर से सुनिए, सवाल को करने के कई तरीके हैं, ठीक है, कई तरीके हैं। पहले मैं क्या करता हूं, इसमें पूछा है हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन, ऐसा पूछा है। तो 176 ओम के कितने रेजिस्टर में पैरेलल में लगा दूं कि वो 5 एम्पियर कैरी कर ले, 220 वोल्ट की उससे निकाल ले। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं। टोटल रेजिस्टेंस आपको अभी थोड़े पहले मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? बी क्वेश्चन क्या फॉर्मूला बताया था? रेजिस्टेंस टोटल होती है टोटल पोटेंशियल टोटल V अपॉन टोटल I, ऐसा लिख लो। V टोटल अपॉन I टोटल, सही है क्या? हमें बताइए यहाँ पर V टोटल कितना बोला है? बोले 220 वोल्ट बोला है। I टोटल कितना बोला है? सर 5 बोला है। तो R की वैल्यू क्या आ गई? R की वैल्यू आ गई आपकी 5 4 20 और आई थिंक 5 4 20 5 4 20 5 4 20, ठीक है। तो 44 ओम नेट रेजिस्टेंस आना चाहिए सर्किट का। ये टोटल रेजिस्टेंस आया है, समझो सवाल को। ये जो R आता था ये भी आया, टोटल होता था, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 44 ओम, बराबर है। अच्छा, तो ये R टोटल आ गया, RP बोलते हैं इसको, RP बोलते हैं। अब उसने बोला पैरेलल में इतने इतने लगाने कि आंसर ये आ जाए। समझे कि नहीं समझे भाई बहनों? देखो ये एक सर्किट बनाता हूं मैं आपके सामने, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर देता हूं, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 220 वोल्ट मान लो, पहली बात तो 220 वोल्ट ऐसे नहीं दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया 220 वोल्ट होती है घर की सप्लाई, तो हमेशा ऐसे दिखाते हैं उसको। बैटरी मत बना देना 220 वोल्ट की,
अभी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो सकता है कोई टीचर मार्क्स काट दे आप लोगों के। करंट कितना देना चाहिए? 5 एम्पियर, बराबर है। तो इससे मैंने निकाल लिया ये आर। लेकिन ये ऐसा बोल रहा है यहाँ पर, ये आरपी की जगह एक रजिस्टर नहीं लगाना 44 ओम का, बोल रहा है कितने रजिस्टर लगाऊं? 176 176 176, यानी ऐसा 176 176 176 176, ऐसे कितने लगा दूं? तो ये क्या कर ले, ये सब मिलके इसका काम करे। उल्टा क्वेश्चन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। क्या सारे रजिस्टर इक्वल है? अभी तो बताई थी वैसे एक ट्रिक। यस बिल्कुल सर, सबकी वैल्यू कितनी है? 176 हो, बोला है ना क्वेश्चन में। क्या ट्रिक बताई थी? आरपी होता है सर आर बाई एन। भाई एक का रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होता है टोटल। तो आरपी भी पता चल गया, कितना पता चल गया? 44। एन निकालना है, आर कितना है? 176 अपॉन 44। कोइंसिडेंटली आंसर भी मेरा 4 आ गया। मैंने 4 ही बनाए थे, 4 ही आंसर आ गया। तो कैसे हो गया सर? आप 5-6 बना सकते हो, लेकिन आंसर 4 ही लिखना। आप समझे सवाल समझे कि नहीं समझे? उसने सवाल में पहले क्या बोला? पहले बोला कि भैया 220 वोल्ट से 5 एम्पियर निकालना है। कितने रजिस्टर लगेंगे कि हर रजिस्टर की वैल्यू 176 हो? तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला, ये डायग्राम पहले बनाना चाहिए आपने, बराबर है? बना लिया। अब इन सबको मिला के कंबाइन करके ये डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम मतलब इन सब का टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या दिया था? V टोटल अपॉन I टोटल। कितना आ गया? 44 ओम। किसका आंसर है? इसका। यानी इन सब का आंसर ये है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है, सब इक्वल है। क्या बताया था? पैरेलल में इक्वल आर बाई एन। एन निकालना था, निकल आया। बहुत ही प्यारा सवाल है, आप सबको सब 100% समझा होगा। नहीं समझा होगा तो वापस से रिवाइंड करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है? डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? सबने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन सब लोगों ने पढ़ी हुई है क्लास में, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, पहले सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक पावर, अगर आप इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला देखते हैं तो सबको फॉर्मूला भी याद होगा। P इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। नहीं, एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है सर। बिल्कुल सही बोले तुमने। ये एनर्जी कौन सी है? जो मशीन यूज कर रही है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन करते हैं पता है? इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करते हैं, इट इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हो। किसी बुक में रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी भी लिखा हुआ दिखता है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन कर दी सर हमने। और क्या पूछा है? डिराइव द रिलेशन बिटवीन पावर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। क्या ऐसा कोई रेजिस्टेंस, क्या ऐसा कोई रिलेशन है जो पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस को डिफाइन करता है? बिल्कुल है बेटा, पावर होता है V²/R। लेकिन उसने डिफाइन करने बोला है, तो कैसे डिफाइन करोगे? डिराइव करने बोला है। तो देखिए सबको पता है P इक्वल टू VI होता है, ठीक है? और I इक्वल्स टू होता है V/R, क्योंकि मुझे I नहीं चाहिए। उसने क्या बोला है? पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। करंट नहीं चाहिए, तो करंट को हटा दो। करंट को हटा दो, कैसे हटाओगे? I इक्वल टू V/R से यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? E इक्वल टू V इंटू V/R। आंसर क्या आ गया? V²/R। इज दैट क्लियर? दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट? पावर, पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस। ठीक है क्या बच्चों? पक्की बात? पक्की बात। और कुछ पूछा था? नहीं, तीनों क्वेश्चन हो गए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है अगला। फ्यूज के बारे में। फ्यूज के बारे में सबको पता ही होगा फ्यूज क्या करता है। स्टेट द फंक्शन ऑफ फ्यूज। फ्यूज क्या करता है बेटा मालूम है? फ्यूज अपना सेफ्टी डिवाइस होता है। अपने घर के इंस्ट्रूमेंट को, इक्विपमेंट को उड़ने से बचाता है। उड़ने से, मान लो कभी आप घर से बाहर गए और बहुत हाई वोल्टेज आ गए, किसी कलर ट्रांसफार्मर खराब हो गया और अचानक बहुत हाई वोल्टेज आ गई, तो आपके घर के ना टीवी, फ्रिज, एसी अगर चालू होंगे तो उड़ सकते हैं। तो फ्यूज बचाता है। कैसे बचाता है? तो आप अपन लिख सकते हैं फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, इज अ सेफ्टी डिवाइस used in household circuit
हाउस होल्ड सर्किट। क्लियर है क्या? ठीक है। हाउ इट इज कनेक्टेड इन डोमेस्टिक सर्किट, कैसे लगाया जाता है ये बेटा? इसको अपन सीरीज में लगा देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ, ठीक है? तो हाँ बेटा, तो फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है, हाउस होल्ड सर्किट में यूज होता है और इसको अपन सीरीज में लगा देते हैं, ठीक है? करंट कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, ठीक है? अगला क्या क्वेश्चन है? एन इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑफ रेटिंग 3 एम्पियर। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अलग टाइप का न्यूमेरिकल है। फ्यूज की रेटिंग दी है, कितनी दी है? करंट की वैल्यू दी है उसकी 3 एम्पियर, ये इतना करंट वो झेल सकता है। कनेक्टेड इन अ सर्किट विच इज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन के अक्रॉस इसको कनेक्ट किया गया है, जिसकी पावर दी है कितनी? 1.5 किलोवाट, ठीक है? अब क्या हो रहा है? इस कनेक्टेड विच इज ऑपरेट्स ऑन 220 वोल्ट, यानी इसको V इक्वल टू 220 वोल्ट दे दिया है, ठीक है? पूछा है व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? सुनिए बेटा, एक बात बताइए, ये इसको क्या बोलते हैं? ये जो मैंने बोला रेटिंग, इसका मतलब है ये फ्यूज की औकात है, आखिरी लिमिट। भैया 3 एम्पियर झेल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं झेल पाएगा। रेटिंग का मतलब वो उतना झेल पाएगा। अब आपको P इक्वल टू VI दिया है, तो मैं P इक्वल टू VI से यहाँ पर मतलब P और V दिया, यहाँ से मैं I की वैल्यू निकाल लेता हूँ कितनी जा रही है फ्यूज में। तो ये आ गया आपका P की वैल्यू 1.5 किलोवाट, यानी कितना होगा बेटा? इसको कन्वर्ट कर दो ना वाट में, ये आ जाएगा 1.5 इंटू 1000, क्या आ गया? 1500 आ गया, क्या 1500 वाट आ गया। ये आ गया आपका 1500 वाट। और V कितना है? नीचे लाओगे V को 220, 0 से 0 कट गया, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? 150, 150 और काट सकते क्या इसको? और काट लो सब, ये आ गया 75/11, 2 से काट दिया। अब 75/11 डिवाइड करना आसान है, 75/11, 75 और ये 11 6 × 66 होता है, और यहाँ शायद कितना बच रहा है? 9 बच रहा है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6.8 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, 6.8 एम्पियर। अब आप गौर से देखिए, इसकी फ्यूज की मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? कितना झेल सकता था? कितना झेल सकता था? 3 एम्पियर। आपने कितना दे दिया? 6.8 एम्पियर, तो फ्यूज उड़ जाएगा और आपकी इलेक्ट्रिक आयन काम नहीं करेगी। तो इस केस में इलेक्ट्रिक आयन काम नहीं करेगी। तो पूछे क्या होगा? क्या होगा भैया? इलेक्ट्रिक आयन काम नहीं करेगी, क्योंकि 6.8 का करंट दे दिया तुमने उसको। कितनी थी उसकी हिम्मत? 3 एम्पियर की। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जो हैवी मशीन्स रहती हैं, हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो अपने ये वाले सर्किट्स पर डायरेक्ट नहीं चलते। ये जो डायरेक्ट सर्किट्स रहते हैं ना, कुछ इनकी वैल्यू होती है 3 to 7 एम्पियर, 3 to 7 एम्पियर, ठीक है? अच्छा, और जो आपके जो हाई वोल्टेज हाई करंट वाले रहते हैं, वो रहते हैं एसी वाले, उनकी वैल्यू रहती है 12 से 16 एम्पियर, ठीक है? वो 12 से 16 एम्पियर का करंट निकालते हैं। इसीलिए अपन एसी को नॉर्मल स्विचेस में नहीं लगाते, घर में सब लोग जाके चेक करना। एसी के लिए अपन एक नया सर्किट लगाते हैं, एक नया स्विच लगाते हैं, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू करंट देने की होती है 12 से 16 एम्पियर, बराबर है? अब आपकी जो आपने जो इसको दिया, वो दे दिया 6.8 एम्पियर का करंट, और वो कितने का है? उसकी फ्यूज की लिमिट कितनी है? 3 एम्पियर, तो काम नहीं करेगा। चले आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बस आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे बेटा। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू अ कार्डबोर्ड। ये अपने एनसीईआरटी की बुक में अगर आपने देखा होगा डायग्राम दिया हुआ है, एक्टिविटी है, ठीक है? तो बोलता है कार्डबोर्ड है, एक कार्डबोर्ड है कुछ ऐसा, इस टाइप से कार्डबोर्ड बनाया था मैं 3D में, ऐसा एक कार्डबोर्ड है जिसमें से एक वायर पास कर रहा है, ये वायर पास करा दिया, ठीक है? ये ऐसे वायर पास करता हूँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है? क्या बोल रही है? ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, स्टेट कैरिंग कंडक्टर पासिंग थ्रू द कार्डबोर्ड, स्टेट एंड अप्लाई द रूल, मार्क द डायरेक्शन ऑफ दीस फील्ड लाइंस। बेटा आपको मालूम है करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड होता है, बिल्कुल होता है, सबको मालूम। बताता कौन है मैग्नेटिक फील्ड? ये बताता है आपका राइट हैंड थंब रूल, रूल। क्या डेफिनेशन है इसकी? इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं बेटा। राइट हैंड थंब रूल बोलता है, उसने बोला ना स्ट्रेट करो, लिखो, लॉ को लिखना है आपने और अप्लाई करके दिखाना है, ठीक है? ये बोलता है, मान लो करंट ऊपर से आ रहा है, मान लीजिए ऐसे, तो ये बोलता है अपने राइट हैंड में करंट कैरिंग वायर को पकड़ने का, राइट हैंड में करंट कैरिंग वायर को पकड़ने का, सच दैट
सच दैट थंब आपका करंट के डायरेक्शन में हो। तो देखो मैंने ऐसे पकड़ लिया, तो जो आपकी करली फिंगर्स है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे घूम रही है ना, तो देखिए यहाँ पर कैसा होगा, करंट ऐसे जा रहा है तो इस टाइप से, ऐसे ऐसे यहाँ से बाहर आ रहा है देखो मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर देखो ऐसे अंदर जा रहा है। तो ऐसे दिखाएंगे, देखो कैसे दिखाएंगे, ये दिखाएंगे कुछ इस टाइप से, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। करंट गया, देखो ये करंट जा रहा है, ये आपकी करली फिंगर्स। तो देखो इस साइड पे ये एरो ऐसे बाहर आना चाहिए, बाहर आता हुआ दिखना चाहिए, देखो बाहर आता हुआ, ये दिख रहा है बाहर आता हुआ, और इधर में घुमा के ऐसे अंदर जाता हुआ। क्लियर है क्या सबको? क्या सबको ये क्लियर है बेटा? ठीक है, अब इसको स्ट्रेट कर दो। क्या बोलता है ये रूल? अभी तो पता है आपको, होल्ड करंट कैरिंग वायर इन योर right hand such that thumb in direction of current, then curly fingers will give डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ गया? पक्की बात। अपने राइट हैंड में करंट कैरिंग वायर को पकड़ो सच दैट थंब आपको क्या दिखा रहा हो, करंट का डायरेक्शन, तो आपकी करली फिंगर क्या दिखाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज व्हेन द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड is move away from the straight wire carrying the constant current? Justify your answer। देखो सवाल क्या है, पहले सवाल समझिए। कई लोगों बच्चों को सवाल ही नहीं समझ में आता ये वाला सवाल। बोल रहा है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग वायर है, और मान लो ये पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो ठीक है मैग्नेटिक फील्ड तो अपन निकाल लेंगे। ये करंट कैरिंग वायर से आई करंट फ्लो कर रहा है, मान लो डिस्टेंस है r1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। उसने बोला है कि अगर मैं इस पॉइंट को दूर ले जाऊं, ये पॉइंट P यहाँ पर था, उसने बोला अगर मैं इस पॉइंट को दूर ले जाऊं मतलब से मैं यहाँ ला लूं इस पॉइंट को, P पॉइंट को मैंने शिफ्ट कर, जैसे ये P1 पोजीशन है P2, तो बोले बताइए मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। तो बेटा दूर हो गए ना वायर से, तो सीधी बात है, याद रखना मैग्नेटिक फील्ड B से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आपको नहीं करना हो तो आप सीधे लिख देना मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो अगर आप दूर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, तो लिख देना मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस। अरे सीधी बात है ना, वायर के पास हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। सही बात है ना? अरे भैया अपन लोग क्लास में रहते हैं तो कम मस्ती करते, क्लास से बाहर जाके एकदम जोरों से चिल्ला के हल्ला करने लगते हैं। क्यों? तो क्लास के अंदर थे, डर ज्यादा था। ऐसे यहाँ पर इसके पास में हो फील्ड ज्यादा है, दूर चले जाओगे फील्ड कम हो जाएगा, टीचर का फील्ड कम हो जाएगा, डर का फील्ड। समझ में आया बेटा सबको? चलिए और क्या पूछा, अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ विल द, यही क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया। समझ में आ गया? तो आप लिख देना, ये क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई लोगों को खुशी की लहर दौड़ गई होगी, चलो सर लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए, है ना, वीडियो खत्म होने वाला है। चलिए क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या सवाल है? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा बहुत सिंपल है, आप सबने सॉलिनॉइड पढ़ा ही होगा ना, सबने सॉलिनॉइड पढ़ा। कैसा होता है सॉलिनॉइड? सर सॉलिनॉइड होता है कुछ ऐसा, इसमें लगा देते बैटरी, तो सॉलिनॉइड मस्त मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा। दिस इज सॉलिनॉइड। सर पूछा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेटा, सॉलिनॉइड में जब अपन अंदर में क्या रख दें? एक आयरन कोर रख दें। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप से डिफाइन किया गया, पर एक्चुअल में तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यही होती है। सॉलिनॉइड में अंदर में अगर मैंने आयरन कोर रख दिया तो भाइयों बहनों वो जो बनेगी वो बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो भैया
अब सॉलिनॉइड क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर ऐसे स्प्रिंग शेप में एक आयरन कोर की, जैसे ये ले लो, ये आयरन कोर है, मान लो आयरन है, ये सॉफ्ट आयरन बाहर है, इसके ऊपर मैंने ऐसे 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 इंसुलेटेड कॉपर वायर बहुत बार ऐसे लपेट दिए, बहुत बार लपेट दिए। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर ऐसे लपेटे हुए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये किस पर डिपेंड करती है, जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा, तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और जैसे ही आपने करंट स्टॉप कर दिया तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी, इसीलिए इसके नाम में क्या लगा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके यूजेस बताओ। तो भाई बहनों, मोटर्स में यूज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्रेन्स में यूज होती है, जो क्रेन्स रहती है ना सामान लिफ्ट करने के लिए यूज होती है, उनमें यूज होती है। 2 यूज पूछे थे, आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बेल और इलेक्ट्रिक क्रेन्स। मैंने आपको 3 यूजेस बता दिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बेल्स और इलेक्ट्रिक क्रेन्स, ठीक है। डायग्राम बनाना था, मैंने आपको बना के दे दिया। स्टेट द पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। हाँ, ये चीज अच्छी है, वैसे तो इसका आंसर आपको 12th क्लास में डिटेल में मिलता है, पर मैं अभी बता दूं, सॉफ्ट आयरन कोर सॉफ्ट आयरन कोर इस मैग्नेटिक फील्ड को एनहांस कर देती है, बहुत बढ़ा देती है। एनहांस मैग्नेटिक फील्ड, सॉफ्ट आयरन कोर एनहांसेस द मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बहुत बढ़ा देती है। अगर आप बिना आयरन के मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे ना, बिना आयरन कोर के मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे, सॉलिनॉइड से बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेकिन आपने जैसे आयरन कोर डाला, एकदम मस्त वाला, एकदम तगड़ा वाला मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट 2 वेज ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स्ड। मटेरियल को फिक्स रखना है, यानी इसको चेंज मत करो, मटेरियल को चेंज मत करो। तो कैसे बढ़ा सकते हो, देखो 2 तरीके बेटा, 2 तरीके। पहला तरीका है, डी का आंसर लिखने जा रहा हूं मैं। पहला तरीका है करंट बढ़ा दो, क्या कर दो, आई इंक्रीज कर दो। अगर आप करंट को बढ़ा दोगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही बढ़ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और क्या तरीका है बेटा, दूसरा तरीका है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर, यहां पर देखो प्रॉपर लिख रहा हूं मैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर बढ़ा दो। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फिजिक्स का है, इसी के साथ लिंक में आपको केमिस्ट्री और बायो का भी वीडियो भेजा जा रहा है। आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयारी करें और बढ़िया तरीके से मार्क्स लाएं, हम यही चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।